हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एक चैप्टर मत समझना, इसमें पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट इसमें मिलेगा तुमको। मतलब इसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेरे लिए आसान हो जाएगी। हाँ, ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से हमको फायदा क्या है, आखिर इस चैप्टर को पढ़ने का मेरा पर्पस क्या है, नीट में सिलेक्शन पाना। हाँ, इसको पढ़ने का मेरा पर्पस है कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को जानना। कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उसकी सॉल्बिलिटी पानी में पोलर में होगी कि नॉन पोलर में होगी, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी, सारी जानकारी हमको इस मॉलिक्यूल से, इस चैप्टर से मिल जाएगी। तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का पर्पस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी का बॉन्डिंग के साथ सीधा संबंध होता है। बिल्कुल, केमिकल बॉन्डिंग, chemical bonding to study the property of molecule. Chemical bonding is to study the property of molecule. ठीक है, इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, या किसी कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है मॉलिक्यूल। कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉलिक्यूल। तो जो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की है वही प्रॉपर्टी कंपाउंड की भी होगी। तो किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है तो हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से, क्योंकि बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी से सीधा संबंध होता है। तो ये चैप्टर पढ़ने का मतलब समझ में आया, ताकि हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जाने कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो पोलर है कि नॉन पोलर, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, किसमें सॉल्युबल होगा, ये सारी जानकारी तुमको इस चैप्टर में मिल जाएगी। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है, आखिर बॉन्डिंग होती क्यों है, दो एटम के बीच बॉन्ड बनता ही क्यों है? हाँ, जब आप स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो कौन सी स्टेबिलिटी, किस तरह की स्टेबिलिटी एटम के बीच बॉन्डिंग से मिलती है? जब आप तीन तरह की स्टेबिलिटी आती है, जब भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है तो वहां तीन तरह की स्टेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। नोट करो, द cause of chemical bonding, cause of chemical bonding, to achieve three kind of stability, to gain three kind of stability, तीन तरह की स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। वो तीन तरह की स्टेबिलिटी क्या? पहला, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, दूसरा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तीसरा थर्मो डायनामिक स्टेबिलिटी। तो हर एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि बॉन्डिंग से उसको ये तीन तरह की स्टेबिलिटी मिले, इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। अब तीनों स्टेबिलिटी को जान लिया, आखिर इस तीनों स्टेबिलिटी क्या है, इनको पहले हम पहचान लें। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हारे सामने चार ऑप्शन रख देगा, पूछेगा विच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल, या चार ऑप्शन दे देगा विच मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली स्टेबल, या फिर चार ऑप्शन देगा पूछेगा विच मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, या मोर थर्मल स्टेबिलिटी, जिसकी पोटेंशियल मिनिमम होगी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब चार ऑप्शन देगा, तुमको टिक मारना है, बस छांटना बैठ के। कैसे छांटे? पहले हम तीनों को जान तो ले कि आखिर तीनों स्टेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल और थर्मल स्टेबिलिटी। तो वन बाई वन तीनों को जाने।
ये बता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है? नोबल गैस, नोबल गैस। तो हर एलिमेंट जो है वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है 1 से लेकर 17 ग्रुप तक के, हर एलिमेंट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी को चाहता है, नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहता है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। नोट करो, देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, according to electronic theory of valency, according to electronic theory of valency, electron in the outermost shell of the atom, electron in the outermost shell of atom take part in bond formation. According to electronic theory of valency, electron in the outermost shell of atom take part in bond formation called valence electron. क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कंबाइनिंग एटम, जो भी एटम कंबाइन कर रहा है, एंड कंबाइनिंग एटम हैविंग टेंडेंसी टू achieve nearest noble gas electronic configuration. Combining atom having tendency to achieve nearest noble gas electronic configuration. ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वैलेंसी क्या, मतलब ये भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वैलेंसी? ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया होगा, तो सही आंसर क्या होगा कि इस थ्योरी के अनुसार हर एटम के बाहरी शेल, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेगा, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्डिंग में भाग लेने के दौरान अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को पाने की टेंडेंसी रखेगा। दोनों एटम, जो भी आप एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो एटम, कंबाइनिंग एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब हर एलिमेंट नोबल गैस की स्टेबिलिटी को चाहता है, नोबल गैस की तरह बनना चाहता है हर एलिमेंट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। हम भी किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किसी के साथ संबंध बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो क्यों फ्रेंड्स बनाते हैं? ताकि वो हमको घुमाए फिराए खिलाए, है कि नहीं? जो मेरे मन की चीज उनको खिलाए पिलाए, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद घुमाए फिराए, थोड़ा शॉपिंग भी कराए, अच्छा हमको खुश भी रखे, हमको हमेशा खुश रखे, मतलब थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। खाना पीना एक तरफ, शॉपिंग कराना अलग बात, उसके बाद खुश भी रखे हमेशा, है थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। दो समझ में आया? अच्छा, ये तो अपनी स्टेबिलिटी समझ में आती है, लेकिन इसकी भी स्टेबिलिटी समझो ना कि आखिर इसमें कौन सी स्टेबिलिटी है। ये जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं तो ये भी बॉन्ड बनाते हैं, हमारे एलिमेंट जो हमारे टेबल के अंदर है वो भी बॉन्डिंग करते हैं। जो को माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एक ही होता है। जो एटम है वो माइक्रोस्कोपिक हो गया, हम लोग क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक हो गए। तो जो सोच हम लोग की है वही सोच इनकी भी है। आखिर मेरा बॉडी भी तो उन्हीं से बना है, नहीं समझ में आया? तो दोनों की सोच एक ही है, इसलिए हमने बोला विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान एक ही होता है। उसको तो व्यवहारिक ज्ञान से समझो तो पूरी बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। हाँ, ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी में हर एटम बॉन्डिंग के दौरान
अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। अच्छा, नोबल गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, मतलब ये सब नोबल गैस बनना चाहते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट हीलियम के आसपास होगा वो हीलियम की स्टेबिलिटी चाहेगा। अच्छा, हीलियम के बगल में कौन बैठा है? हीलियम के बगल में बैठा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मतलब ये सब हीलियम की स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, मतलब डुप्लेट चाहेगा। डुप्लेट क्या बोलते हैं इसको? और जो एलिमेंट नियॉन के बगल में है, नियॉन के आसपास है कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मतलब ये सब नियॉन के पड़ोसी हैं, तो वो नियॉन की स्टेबिलिटी चाहते हैं और बॉन्डिंग के दौरान अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, क्योंकि नियॉन के पास भी कितना है? 8, तो मतलब वो ऑक्टेट को पाना चाहते हैं। नोट करो, एलिमेंट नियर द हीलियम, एलिमेंट नियर द हीलियम कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। एलिमेंट नियर द हीलियम कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। अचीव डुप्लेट, वो अचीव करेगा डुप्लेट का। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम के पास 2, मेरे पास भी 2 हो जाए, हम भी हीलियम की तरह हो जाए। हर आदमी शांति चाहता है, काम भले शांति का करता हो, लेकिन चाहता हमको भी शांति मिले, हम भी स्टेबल हो जाए। काम सब उसके उल्टे पुल्टे हैं, लेकिन चाहता है अपने आप के अंदर स्टेबिलिटी। हाँ, तो क्या लिखा है? एलिमेंट नियर द हीलियम कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। अचीव डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। आगे चलिए, एन एलिमेंट नियर द नियॉन, एलिमेंट नियर द नियॉन, जो नियॉन के नजदीक है कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अचीव ऑक्टेट, ये सब ऑक्टेट को पाना चाहते हैं। अचीव ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब हाँ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नियॉन के वैलेंस शेल में 8 है, तो इसके वैलेंस शेल भी 8 हो जाए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन रख देगा, पूछेगा विच एलिमेंट अचीव डुप्लेट, टिक मारो। विच एलिमेंट अचीव ऑक्टेट, टिक मारो। समझ में आया? तो जो हीलियम के बगल में है वो डुप्लेट पे टिक मार दो, और जो नियॉन के नजदीक है वो ऑक्टेट पे टिक मार दो। अच्छा, बात है ऑक्टेट की, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो ऑक्टेट रूल होता है ना, ये मेनली सेकंड पीरियड ही फॉलो करता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हायर पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। क्यों? हाँ, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी होता है। बिल्कुल, ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड बाई, octet rule strictly followed by element of second period only. Octet rule strictly followed by element of second period. क्यों? Because absence of vacant D, क्योंकि उसमें vacant D नहीं होता। Octet rule strictly followed by element of सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन कराता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, इसमें वैकेंट डी नहीं होता। हाँ बोलो, समझ में आया? तो हर एलिमेंट नोबल गैस की स्टेबिलिटी चाहता है। जो हीलियम का पड़ोसी है वो हीलियम बनना चाहता है, जो नियॉन का पड़ोसी है वो नियॉन बनना चाहता है, या तो डुप्लेट चाहता है या तो ऑक्टेट चाहता है, मतलब अपने वह को नोबल गैस की स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। ये कौन बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी को समझा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जिसका आधार क्या है? आधार क्या है? ऑक्टेट या डुप्लेट। नोट करो, द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी।
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वैलेंसी का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? जवाब डुप्लेट एंड ऑक्टेट। द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? जवाब डुप्लेट या ऑक्टेट, या तो 2 या तो 8। हीलियम का पड़ोसी डुप्लेट, नियॉन का पड़ोसी ऑक्टेट। तो हीलियम के बगल में तो कम ही लोग है ना, हीलियम के बगल में तो 3 ही है, जबकि नियॉन के बगल में तो बहुत है। तो ऑक्टेट का रोल ज्यादा है, डुप्लेट का रोल कम है, इसलिए बुक में तो ऑक्टेट ही लिखा है, लेकिन हमने दोनों जोड़ दिया, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। हाँ बोलो, समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी क्या होती है? तो जितने भी एलिमेंट टेबल के अंदर है वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ताकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल गैस की तरह हो जाए। हीलियम के पड़ोसी है तो डुप्लेट को पा जाए, और नियॉन का पड़ोसी है तो ऑक्टेट को। जैसे आर्गन भी ऑक्टेट चाहेगा, आर्गन के जो पड़ोसी में है वो भी ऑक्टेट चाहेगा, लेकिन ऑक्टेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है मेनली सेकेंड पीरियड, न कि थर्ड, क्योंकि इन सबके पास वैकेंट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन रख देगा और पूछेगा विच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। तो क्या करोगे? उन चारों मॉलिक्यूल को बड़े ध्यान से देखो, उसकी हर एटम को देखो, सारे एटम इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होने चाहिए, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट को पाना चाहिए। यदि पा गया तो समझो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया। फिर कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया क्या? कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने रखा है, जैसे मॉलिक्यूल रखा है अमोनिया, है ना, SO2, SO3, हाँ बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल नहीं है? नहीं है, बोलो। हाँ ये नहीं है, बाकी सब है, ये तीनों है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये कैसे है? देखो सामने। हाँ नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 शेयरिंग कर लिया, बचा 2, बच गया। हाँ अब देखो M के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये नियॉन की स्टेबिलिटी पा गया। अच्छा हाइड्रोजन के पास कितने हो गया? 2, मतलब हीलियम की स्टेबिलिटी पा गया। तो हाइड्रोजन को मिल गया डुप्लेट और नाइट्रोजन को मिल गया ऑक्टेट, मतलब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया। हाँ इधर आ जाओ, इसमें देखो सल्फर के पास कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 6 में से 2 शेयरिंग कर लिया, बचा 4, बच गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होता है, 6 में से 2 शेयरिंग कर लिया, बचा कितना? 4। हाँ इसके पास भी 6 था, 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी थी तो इसने अपना लोन पे उठा के इसको दे दिया। इसके पास भी 2 की कमी थी, कितना? 6 था, 2 की कमी थी और सल्फर ने अपना लोन पे उठा के इसको दे दिया। हाँ स्ट्रक्चर बन गया। हाँ अब देखो कितने हैं इसके पास? 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है। हाँ लेकिन इसके बाद देखो सल्फर के पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन पूछता है कौन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल नहीं है, तो जवाब ये, बाकी तीनों ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। ये भी स्टेबल, देखो 2 2 4 2 6 2 8 सल्फर का। हाँ इसके पास एक लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो निश्चित 2 6 इलेक्ट्रॉन और भी होगा इसके पास। हाँ 2 2 4 2 6 2 8। हाँ इस ऑक्सीजन के पास 2 शेयरिंग कर लिया, बचा 4। हाँ कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। हाँ स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं? वैसे एग्जाम में जो आया था ना उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ था, बस बताना था कि विच स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल या अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है। समझ में आया? अच्छा फिर अगला आता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसे खोजें। कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं, स्ट्रक्चरली स्टेबल है कि नहीं, इसको कैसे खोजें? हाँ जवाब है सिमेट्री। सिमेट्री ऑलवेज लीड टू द स्टेबिलिटी। किसी भी स्ट्रक्चर में सिमेट्री है तो समझना वो स्ट्रक्चर
स्टेबल है। लिखो सिमेट्री ऑलवेज लीड टू द स्टेबिलिटी। सिमेट्री लीड टू द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। सिमेट्री लीड टू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। सिमेट्री लीड टू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। किसी भी स्ट्रक्चर में सिमेट्री है, समझना वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है। तो सिमेट्री चेक कैसे करें? कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं, हम कैसे चेक करें? तो जो मॉलिक्यूल तुमको दिया जाए, पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो, उस मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे CO2 की बात करें, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है CO2 का, लीनियर होता है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को तुम किसी प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, ये दो इक्वल सिमिलर हाथ में कट जाएगा तो सिमेट्री आ जाएगी। मान लो इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटते हैं, यहां एकदम मिरर, क्या इसका इमेज ये बन जाएगा? क्या ये लाइन मॉलिक्यूल को दो इक्वल सिमिलर हाथ में कट करती है? हाँ, तो ये लाइन हो गई सिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल हो गया सिमेट्रिकल। और जिसमें सिमेट्री आ गई मतलब वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है। समझ में आया? अब तुमको पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने और कोई मॉलिक्यूल रख दिया, जैसे मीथेन रख दिया, मीथेन का शेप होता है टेट्राहाइड्रल। अब बताइए 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल था, तो बोर्ड पे मेरा 2 डायमेंशनल बात समझ में आ गई। लेकिन ये है मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल और मेरा बोर्ड क्या 2 डायमेंशनल। तो इसको बोर्ड पे समझाना आसान नहीं है, इसको हम 3D समझा सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल है 3D। हाँ, इसमें भी सिमेट्री है। कैसे कट जाएगा? दिखाए काट के कि समझ में आ गया सबको? बोलो, आ गया है ना? कि कौन करके दिखा दे? 4 पेन दे दो। कैप लगा के दे दो। एक और देखो, ये है मीथेन का शेप टेट्राहाइड्रल। हाँ, टेट्राहाइड्रल की पहचान क्या है? इसको किसी भी एंगल से घुमा के देखो, एक जैसा दिखाई देगा। ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, कैसे भी देखो तुमको एक जैसा दिखाई देगा। ये है टेट्राहाइड्रल की पहचान। हाँ, इसमें एंगल कितना होगा? 109। ये कार्बन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इस तरह का शेप है मीथेन का। हाँ, इसको हम 2 इक्वल सिमिलर हाथ में कट कर सकते हैं। यदि हमने कट कर दिया तो इसमें आ जाएगी सिमेट्री और मॉलिक्यूल होगा स्ट्रक्चरली स्टेबल। हाँ, कैसे काटें? इक्वल हाथ में कट जाए, यहां से काटेंगे, ये हाइड्रोजन से कटता हुआ बॉन्ड जाएगा पूरा। हाँ बोलो, ये ऐसे बीच में कटता हो जाएगा, ये बीच में से कटता हो जाएगा, नीचे से आर पार हो जाएगा ऐसे। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से कटता हो जाएगा, कार्बन के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, बीच से कटते हुए आर पार हो जाएगा। बताओ कर सकता है कि नहीं? मतलब इसके हम 2 इक्वल सिमिलर हाफ कर सकते हैं। तो मीथेन में भी क्या हो गई? सिमेट्री, मतलब मीथेन स्ट्रक्चरली स्टेबल। और जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर स्टेबल है उसका नेचुरल एक्जिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब मीथेन खूब पाया जाता है, नेचुरल गैस में खूब पाया जाता है। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, मेन क्या होता है? मीथेन, क्योंकि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली स्टेबल है। हाँ, जिसमें एक ही एंगल पाया जाता है, जैसे ऑक्टाहाइड्रल शेप देखो, ऑक्टाहाइड्रल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ये शेप है ऑक्टाहाइड्रल। इसमें देखो एंगल कितना? 90 90 90, सब 90 का एंगल है, एक बराबर एंगल है। तो बताओ इसमें भी तो सिमेट्री आ जाएगी। ये लाइन मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली स्टेबल है। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे तो उसके बाद तुम क्या करना? उस मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन से काट देना। यदि किसी भी प्लेन से काटने से इक्वल हाथ में कट गया तो कह देना इसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, सिमेट्री है। तो यह तरीका खोजने का। हाँ बोलो, समझ में आया? नोट कर लिया? हाँ, तीसरा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सिमेट्री है तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है। हाँ, तीसरा है थर्मो
डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो जैसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है, हमारी लाइफ में भी सिमेट्री है। यदि हमारी लाइफ में मेरे में समानता का भाव है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबको अपने समान समझते हैं, तो मेरी लाइफ में भी सिमेट्री है। और ये भेदभाव है तो डिसीजन मन चलेगा तो अशांत हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? तो सिमेट्री का मतलब यहां से हम ये भी ले सकते हैं। आगे जो तीसरा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। वो क्या है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ये क्या बोलता है कि जब भी किसी दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी निकलती है, और बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ बॉन्ड बन रहा है ना, जब दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? निकलेगी। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? घटेगी। जब एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी, वो बिल्कुल थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो जाएगा। नोट करो, व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर, when bond formation occur, when bond formation occur, एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होगा? रिलीज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज,